हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17, अंकिता और एशा। राइट। इसके पहले हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और जो भी इसमें चीजें थी वो सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लेना, अच्छे से देख लेना, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए हैं सॉल्व करने के लिए, वो एग्जांपल्स की भी सॉल्व कर लेना। अगर आप एक बार ये सॉल्व कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर हो जाओगे इस चैप्टर को लेके। ठीक है, जो फिलहाल हमारा ये चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर को लेकर आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है। और जो भी चीजें मैं बताता जाऊंगा उसको अच्छे से समझते जाना, और साथ ही साथ अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है, बाकी की जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाले हैं, ठीक है, त्याग का अनुपात लाभ का अनुपात कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें उनको जरूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी लाइक शेयर एंड बाकी ये जो कमेंट वेमेंट है, ये सब अपने अपने हिसाब से करना। जो तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे वो तुम्हारे मूड के ऊपर है और तुम्हारी समझ के ऊपर है। ठीक है, सब्सक्राइब तो फिलहाल कर ही देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, अंकिता और एशा 2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अंकिता और येशा दो लोग हैं, प्रमाण कितना दिया हुआ, 2:1। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31/3/16 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। और पक्की तलपट की हमें जानकारी दी गई है। पक्की तलपट देखो बहुत छोटा सा दिया गया है, इसमें एक पूंजीदायित्व पक्ष और एक संपत्ति लेना पक्ष है। जैसा मैंने बताया था, जो पूंजीदायित्व पक्ष होता है उसमें जो भी चीजें होती है उनका शेष क्या होता है, हमेशा जमा शेष होता है। मतलब उनकी बाकियां जो होती है वो जमा शेष होती हैं, और यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है उनकी बाकियां क्या होती है, उधार शेष होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समायोजन की। इसमें देखो कुछ समझने जैसा नहीं होता, हमारा जो पक्की तलपट है, हम सीधा समायोजन पे हमला करते हैं। समायोजन में लिखा गया है, अर्पिता को 1/4/16 से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया। सवाल में लिखा गया है कि नया साझेदार कौन है, अर्पिता। ठीक है, ये याद रखना, नया साझेदार कौन है, अर्पिता। इसको 1/4/16 को प्रवेश दिया गया था। प्रवेश की शर्तें क्या थी वो देखते हैं। सबसे पहली शर्त ये थी कि अंकिता अपने लाभ में से, ध्यान से सुना, सॉरी सॉरी, अंकिता अपने भाग में से 1/12 भाग और एशा अपने भाग में से 1/6 भाग अर्पिता को देंगी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, जो हमने त्याग का और लाभ का अनुपात निकालना सीखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी सवाल में क्या, जब भी सवाल में कहीं ऐसा लिखा हो कि अपने भाग में से, ठीक है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, क्या लिखा गया हो, अपने भाग में से, अपने भाग में से, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं नोट बना के लिख देता हूं। याद क्या रखना है कि जब भी सवाल में लिखा रहता है कि अपने भाग में से, इस शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि सवाल में हमें त्याग दिया है। याद रखना है, सवाल में हमें त्याग दिया, हमें कोई गणना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, ये चेक करना है क्या ये दोनों का डिवाइड वाला सेम है या नहीं। जैसे यहां पर देखोगे तो 1/12 और 1/6 है। ठीक है, नाम हमारा क्या दिया हुआ है, नाम हमारा अंकिता है और येशा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अंकिता और येशा। ठीक है, अंकिता का दिया है 1/12 और येशा का दिया हुआ 1/6। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का डिवाइड वाला जो है वो सेम नहीं है। एक का है 12 और एक का है 6। एक का कितना है 12 और एक का कितना है 6। अब दोनों का डिवाइड वाला सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा है यहाँ पे देखो सेम करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 2/12 और ये हो जाएगा 1/12। तो देखो दोनों का डिवाइड वाला सेम हो गया ना, इसका भी 1/12 हो गया है और इसका 2/12 हो गया, यानी दोनों का क्या हो गया, सेम। अब देखेंगे तो त्याग का अनुपात जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 1/2। क्लियर है इतना, तो यहाँ पे तुम्हें ये काम आएगा, तो याद रखना है त्याग का अनुपात क्या बन जाएगा, 1/2। क्लियर है इतना। इतना सॉल्व करने के बाद हमारा पहला समायोजन का जो काम है वो हो चुका है। अभी चलते हैं ऊपर अगले समायोजन की तरफ। अगला समायोजन क्या किया गया है वो देखते हैं। अगला समायोजन लिखा है कि अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी। अब देखो अपने भाग के अनुसार, अब इसका भाग तो हमें पता ही नहीं है अर्पिता को कितना मिला है, लेकिन एक बात हमें पता है कि जितना इन दोनों ने त्याग किया है, किन दोनों ने, अंकिता ने और येशा ने, जितना इन दोनों ने त्याग किया है वही अर्पिता को मिलेगा। तो अगर मुझे ये निकालना है कि अर्पिता का भाग कितना है, ठीक है, तो अगर मुझे अर्पिता का भाग निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंकिता का हिस्सा यानी 1/12 और येशा का हिस्सा यानी 2/12 जोड़ देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/12, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/4। 3 × 4 = 12 भी होता है। ठीक है, तो 1/4 ये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे अंकिता का, सॉरी सॉरी अर्पिता का। ठीक है,
एक इसका हिस्सा हो जाएगा अर्पिता का। क्लियर है इतना? अभी समायोजन वापस पढ़ते हैं। समायोजन में लिखा है अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी। एक बात याद रखना, ये जो पूंजी वाला समायोजन होता है, ठीक है क्या, ये जो पूंजी वाला समायोजन होता है इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना होता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था, मैंने पढ़ दिया। क्यों मैंने पढ़ दिया? मैंने सॉल्व भी थोड़ा किया, क्योंकि यहाँ पे अपना भाग निकालना पड़ेगा अर्पिता का, तो वो बिना निकाले हम कर नहीं सकते, इसलिए मैंने क्या किया, वो निकाल दिया पहले, लेकिन पूंजी तो हमें सबसे लास्ट में निकलेगी जब तक हम पूरा सवाल सॉल्व नहीं कर लेते। इसलिए इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे लिखा है अर्पिता अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी। सवाल में लिखा है कि अपने भाग की ख्याति कैसे लाएगी, रोकड़ में। अब इसका भाग कितना, जो हमने सॉल्व कर लिया है, कितना आया है हमारा इसका भाग, 1/4। फिर आगे लिखा है कि पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया, 90,000। तो पेड़ी की ख्याति का मतलब कुल दिया गया है। तो चलते हैं अर्पिता का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो ऊपर जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व करूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, अर्पिता की ख्याति, अर्पिता की ख्याति। जब हम अर्पिता की ख्याति निकालेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, 90,000 गुणे 1/4 क्या हो जाएगा, 90,000 गुणे 1/4, तो ये आपका आएगा 22,500 रुपए। कितना आ जाएगा, 22,500 रुपए ख्याति आ जाएगी। अब इस ख्याति का जो हमें बंटवारा करना है वो हमें कौन से प्रमाण में करना है, पुराने। अब पुराना प्रमाण, सॉरी पुराना बोल रहा हूँ, हमें त्याग के प्रमाण में करना है। और त्याग हमें कितना दिया हुआ, 1:2। ये कहाँ मिला, तो मैं चल के आपको ऊपर दिखा देता हूँ, जो हमने अभी सॉल्यूशन किया था। ये देखो, ये हमने त्याग का प्रमाण दिया ना, त्याग दिया हुआ, इसको इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन किया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्याग, ताकि याद रहेगा आपको। ठीक है, त्याग कितना, 1:2। हमें 1:2 में इसको बांटना है। लेकिन इसके लिए पूरा रोजनामचा बनाते हैं। तो रोजनामचा हमारा इसका पूरा क्या बनता है, देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ख्याति लेकर आएगा, तो ख्याति लाने का रोजनामचा क्या बनता है, रोकड़ खाते उधार। क्या बनता है, रोकड़ खाते उधार, और ख्याति प्रीमियम खाते जमा। कितना ख्याति लेकर आया, 22,500 रुपए। ये छठा क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे तो तुम ताबड़तोड़ हो चुके होंगे। और दूसरा सवाल की बात करें, दूसरा समायोजन की बात करते हैं। हमें ख्याति बांटना है, तो उसका रोजनामचा क्या बन जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, ख्याति प्रीमियम खाते उधार। क्या लिखोगे, ख्याति प्रीमियम खाते उधार कितना, 22,500 रुपए। और जो पुराने साझेदार है, पुराने साझेदार का नाम क्या है, तो पुराने साझेदारों का नाम है अंकिता और येशा। इन दोनों के हिस्से में पैसे जाएंगे, तो इन दोनों के हिस्से में पैसे जाएंगे, तो इन दोनों की पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रोजनामचा में क्या बन जाएगा, इन दोनों की पूंजी खाते जमा। कौन से अनुपात में, 1:2। तो 1:2 का मतलब 22,500 गुणे 1/3, तो ये हो जाएगा 7,500 रुपए, और ये हो जाएगा 15,000 रुपए। क्लियर है इतना? तो ये हमारा ख्याति से जुड़ा हुआ रोजनामचा। अब एंट्री कैसे करते हैं, तो एंट्री करना मैंने तुम्हें सिखाया है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले रोकड़ उधार हुआ है, तो रोकड़ के उधार में चलते हैं, और यहाँ पे नाम लिखते, एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम। क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम। रकम कितना है, 22,500। तो ख्याति प्रीमियम खाते 22,500। उसके बाद अगला नाम क्या है, तो अगला नाम है ख्याति प्रीमियम खाते, जो हम बनाते नहीं है, तो ये एंट्री होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे ख्याति प्रीमियम उधार है, ये भी होगा नहीं। अब यहाँ पे बचा अंकिता और ईशा खाते जमा। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों की पूंजी खाते जमा हुआ है, तो चलते हैं इन दोनों की पूंजी में जमा साइड में। तो इन दोनों की पूंजी में जमा साइड में सेम वही 1-2 लाइन छोड़ के, रकम कितना है 7,500 और इसका है 15,000। तो 7,500 और 15,000, लेकिन नाम क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते। तो यहाँ पे लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते, 7,500 और 15,000। क्लियर इतना? तो ये रहा हमारा समायोजन नंबर 3, और बढ़िया से सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है स्थायी संपत्तियां 10% घिसाई पात्र। क्या लिखा है, स्थायी संपत्तियां 10% घिसाई पात्र है। तो स्थायी संपत्तियां हमारे कितनी है, यहाँ पे देखो कुछ लिखा नहीं है कि स्थायी संपत्ति कहाँ है, लेकिन हमें पता है कि स्थायी संपत्तियों में कौन कौन से आते हैं, हमारे यंत्र और फर्नीचर। दो चीजें आती है हमारे, यंत्र और फर्नीचर। बाकी इसमें देखो देनदार जो है, स्टॉक है और रोकड़ बैंक है, ये सारे हमारे चालू संपत्ति में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। स्थायी संपत्ति में आ जाएगा यंत्र और फर्नीचर, और दोनों का ही हमें क्या निकालना है, घिसाई। तो दोनों का ही जब हमें घिसाई निकालना है, तो घिसाई से हमारा क्या होगा, संपत्ति घटेगा, और घटने का मतलब क्या होगा, हमें नुकसान होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं घिसाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे, घिसाई। दो चीजों की निकालनी है, एक निकालना है यंत्र का और एक निकालना है आपका फर्नीचर का। ठीक है, तो यंत्र और फर्नीचर। यंत्र का हो जाएगा 10% यानी 6,400, और इसका हो जाएगा 4,000। तो टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 10,400। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा
घिसाई। अब दूसरी एंट्री कहाँ होगी, तो दूसरी एंट्री का मैंने तरीका क्या बताया था कि जहां से उठाते हो वहीं जाके लिख दो। तो ये कहाँ पर है, संपत्ति लेना में। तो चलते हैं संपत्ति लेना में लिख लेते हैं। तो ये रहा हमारा संपत्ति लेना थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे नाम लिख देंगे यंत्र, और यहाँ पे नाम लिख देंगे फर्नीचर। ठीक है, और कितना लिखना है हमें, 10% माइनस करके। तो 64,000 का 10% माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 57,600, और जो हमारा दूसरा था 40,000, उसका 10% माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 36,000 रुपए। ठीक है, 4,000 और यहाँ पे 6,400 हमने माइनस कर दिया। क्लियर इतना, तो हमारा नेक्स्ट समायोजन भी कंप्लीट है। उसके बाद अगला समायोजन है, अगला समायोजन लिखा सभी देनदार साहूकार है। क्या बोला है, सभी देनदार साहूकार है। अब एक चीज याद रखना, कभी कभी लिखा रहता है सभी देनदार साहूकार है या सभी देनदार अच्छे हैं। ठीक है, या कभी कभी लिखा रहेगा कि अब डूबत ऋण अनामत की जरूरत नहीं है। क्या लिखा रहेगा, अब डूबत ऋण अनामत की जरूरत नहीं है। ये तीन चीजें लिखी रहती है। क्या है, सभी देनदार साहूकार है, सभी देनदार अच्छे हैं, या अब डूबत ऋण अनामत की जरूरत नहीं। इन तीनों का एक ही मतलब है। इनका मतलब ये है कि अब हमें पैसे मिल जाएंगे, अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो ये जो हमने टेंशन पाल के रखा है 3,200 रुपए का, इस टेंशन को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस डूबत ऋण अनामत की जरूरत नहीं है। और जब डूबत ऋण अनामत की जरूरत नहीं है तो इसको चला जाएगा अपोजिट में, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फायदा। क्योंकि अब खत्म हो गया ना, अब जरूरत नहीं है डूबत ऋण अनामत की, तो डूबत ऋण अनामत क्या हो जाएगा हमारे लिए, फायदा। तो यहाँ पे लिखेंगे डूबत ऋण अनामत, वो हमें खत्म करना है। तो डूबत ऋण अनामत हमें खत्म करना है, और रकम कितना दिया गया आपका, 3,200 रुपए। क्लियर है इतना, तो डूबत ऋण अनामत हमने खत्म कर दिया। दूसरी एंट्री कहाँ करनी है, तो कहां से उठा रहे हो, इसको संपत्ति लेना में से, और संपत्ति लेना में ही चल के क्या कर देना, इसको कॉपी पेस्ट कर देना। कितना है, 40,000 रुपए। तो चलते हैं और संपत्ति लेना में कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देनदार। क्या लिखेंगे, देनदार, और पूरा का पूरा कॉपी कर देना, यानी कि 40,000। क्लियर है इतना, समझ में आया। तो ये था हमारा नेक्स्ट समायोजन। अब चलते हैं उसके बाद वाले पे। अब उसके बाद वाले में लिखा है कि बीमा प्रीमियम के चुकाए 12,000 में से, ध्यान से सुनना, सवाल में लिखा है बीमा प्रीमियम के चुकाए 12,000 में से 2,400 आने वाले वर्ष खाते ले जाने। आने वाले वर्ष खाते का मतलब क्या होता है, आने वाले वर्ष खाते का मतलब होता है ये है हमारा अग्रिम चुकाया। याद रखना, ये हमारा क्या है, अग्रिम चुकाया। और अग्रिम चुकाया हमारे लिए क्या होता है, अग्रिम चुकाया हमारे लिए होता है संपत्ति। और संपत्ति का मतलब हमारा फायदा, संपत्ति मतलब हमारा फायदा, फायदा मतलब हमें पुनर्मूल्यांकन के जमा में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम। ठीक है, और यहाँ पे रकम कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे रकम लिखेंगे 2,400 रुपए। जितना अग्रिम है उतना ही लिखना है। और संपत्ति की दूसरी एंट्री कहाँ, मतलब इसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी संपत्ति पक्ष में, क्योंकि अग्रिम चुकाया है ना। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे चल के लिखते हैं, और क्या लिखेंगे, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम। रकम कितना है, तो रकम है 2,400 रुपए। क्लियर है इतना। अब चलते हैं ऊपर और आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा देखो सारे समायोजन हो गए सिवाय एक के, बाकी जो मैंने लिखा लास्ट में सॉल्व करना है। तो कंपेरेटिव अगर जो पुराने सवाल थे उनकी बात करते, तो ये समायोजन इसका थोड़ा कम था और ज्यादा मजेदार मतलब नहीं था उतना, बहुत ईजी था, हमने सारे कर चुके हैं। सिर्फ एक ही है दूसरा वाला, तो इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, बाकी का हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करना मैंने क्या बताया, तो जो इधर वाला है उठा के उसको पूंजी के इधर लेकर चलो, और जो इधर वाला है उसको उठा के पूंजी के इधर, यानी उधार साइड में, ये जमा साइड में और इधर उधार साइड में। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, पूंजी, अंकिता और ईशा का। तो क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। तो चलते हैं और लिखते हैं शेष आगे लाए। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष आगे लाए, रकम 64,000 और 32,000। फिर आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है आपका अनामत फंड। तो अनामत फंड में क्या करना था, बांट लेना। कौन से अनुपात में, पुराने, याद रखना है पुरानी चीजें पुराने अनुपात में। तो अनामत फंड बांट लेते हैं। तो यहाँ पे वही नाम लिखना जो दिया गया, वही लिखना होता है, अनामत फंड। और रकम कितना दिया गया है, तो अनामत फंड का जो रकम दिया गया है आपको, वो दिया गया 16,800। इसको 2:1 में बांटोगे तो 16,200 को हम बांट ले, सॉरी 16,800, 16,800 गुणे 2/3, तो ये आ जाएगा 11,200। ठीक है, और उसके बाद भागे फिर से 2 कर दो, तो यहाँ पे आएगा 5,600। ठीक है,
16,800 को हमने 2:1 में बांटा तो कितना है 11,200 और 5,600। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है लेनदार और देनी हुंडी। तो लेनदार और देनी हुंडी जहां है वहीं उठा के लिख दो। तो लेनदार और देनी हुंडी 60,000 और 8,000 है। तो फटाफट कॉपी कर लेते हैं दायित्व में ही चल के। तो यहाँ पे लिख देंगे लेनदार और देनी हुंडी। ठीक है, लेनदार कितना है अपना 60,000 और ये कितना है 8,000। ठीक है, सॉरी 8,000 है नॉट 80। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला हमारे में क्या दिया गया है, अगला हमारा है संपत्ति लेना। संपत्ति लेना में सबसे पहले दो चीजें लिखी, यंत्र और फर्नीचर जो हो चुका है। उसके बाद अगला नाम है स्टॉक। स्टॉक को चलते हैं कॉपी कर लेते हैं, जहां पे है वहीं पे कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, पेन सिलेक्ट करो भैया, स्टॉक। ठीक है, और स्टॉक आपका कितना दिया गया है, स्टॉक दिया गया 13,600 का। उसके बाद अगले पे चलते हैं, अगला कितना है हमारा, अगला क्या है, अगला है हमारा देनदार जो हो चुका है। उसके बाद है रोकड़ बैंक। तो रोकड़ बैंक हमें कहाँ लिखना, हमने खाता छोटा सा बनाया तो वहां पे लिख देते हैं शेष आगे लाए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। और रकम कितना दिया गया 26,400 रुपए। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब हम संपत्ति में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ बचा हुआ है। तो बिल्कुल नहीं, सब हो चुका है। इधर की भी सारी चीजें डन और इधर की भी सारी चीजें डन। अब सब हो चुका है। तो मैंने क्या कहा था, हम एक एक करके खाता बंद करेंगे और जैसे ही पूंजी पर पहुंचेंगे, ये लास्ट वाला जो हमने पॉइंट छोड़ा उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करने का जो तरीका मैंने बताया वही तरीका तुम्हें इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है, सबसे पहले क्या करोगे, टोटल कर लो। तो टोटल इसका तो दिया ही है, देखो 10,400 है। ठीक है, और इसका करोगे तो 3 2 5 5,600। इसका कितना आ रहा है 5,600। किधर ज्यादा आ रहा है डिफरेंस, मतलब किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है तो मतलब डिफरेंस इस तरफ आ रहा है। देखो यहाँ पे 5,600 है तो डिफरेंस इस तरफ आएगा। और इस तरफ आएगा तो हम क्या नाम लिखते हैं, हानि। और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, पूंजी खाते। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, पूंजी खाते। और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, अर्पिता नहीं अंकिता, सॉरी, नाम क्या लिखेंगे, अंकिता और येशा। रकम थोड़ा देख लेते हैं कितना आएगा, 10,400 में से 5,600 माइनस करना तो कितना जाएगा 4,800 रुपए। कितना जाएगा ये 4,800। और पुराने अनुपात पे बांटेंगे 2:1 तो गुणे 2/3 तो ये हो जाएगा 3,200 रुपए और ये हो जाएगा 1,600 रुपए ये एंट्री। और जो टोटल ज्यादा होगा उसी को लिख देना होगा। तो टोटल ज्यादा कौन सा, 10,400 वाला। तो इधर भी 10,400 और इधर भी 10,400। और ये जो पेंसिल से लिखा है इसको क्या करना, रफू चक्कर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको कॉपी कर देना है। तो कॉपी कहाँ करना है, कॉपी कहाँ करना है हमें, उधार में। कैसे, इधर से क्रॉस एंट्री इस साइड जाती है तो मतलब उधार साइड में जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, हानि। रकम कितना है 3,200 और 1,600 रुपए। क्लियर है, इतना। इतना लिखने के बाद अगला काम क्या है, अगला काम है हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकाल के हमें जो ये नया साझेदार आया है उसकी हमें पूंजी निकालनी है, क्योंकि उसकी पूंजी के लिए हमें कुछ जानकारी दी गई है। तो थोड़ा ऊपर चलते हैं और पढ़ते हैं क्या जानकारी दी गई है। सवाल में बोला है कि अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी, सॉरी, प्रमाणसर पूंजी लाएगी। प्रमाणसर पूंजी लाने का मतलब ये हुआ कि देखो इसका हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा है 1/4। तो थोड़ा मैं आपको सॉल्यूशन करके इसका समझाता हूं कैसे। देखो यहाँ पे जो प्रमाणसर पूंजी है यानी गणना नंबर 2 जो भी होगा, तो यहाँ पे मैं पूंजी लिख देता हूँ। ठीक है, अभी कितना पैसा लाना है वो कैसे देखो पता चले, इसकी प्रमाणसर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ पूंजी कितना लाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन लाभ का हिस्सा मुझे पता है। लाभ का इसका 1/4 है। 1/4 से देखते हैं ये क्या लाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो बाकी का देखो 1/4 अगर ये है तो बाकियों का कितना होगा 3/4। ये 1/4 अकेले किसका है, ये है आपका अर्पिता का। ध्यान से सुनना, अर्पिता का। ये बाकी किसका है, ये है अंकिता का और अंकिता एंड ये शाखा। अब इसका मतलब क्या वो समझो। देखो सवाल में बोला है कि अर्पिता अपने प्रमाणसर पूंजी लाएगी ना, तो प्रमाणसर पूंजी लाने का मतलब ये हो कि अपने लाभ के अनुसार। तो इसका लाभ कितना 1/4 है, तो बाकियों का कितना है 3/4। इसका 1/4 है तो बाकियों का कितना है 3/4। तो बाकी कौन है, अंकिता और ऐशा। और इन दोनों का हिस्सा मिलाकर कितना हो रहा है 3/4 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 के अनुसार इनका कुछ आएगा, तो जो आएगा उसी के अनुसार हम देखें भाई 1/4 के अनुसार कितना हुआ। क्लियर है इतना।
समझ में आया? या 1/4 3/4 लिखने के बदले में सीधा लिख दो 1 और 3, लेकिन 1/4 3/4 लिखोगे तो तुम्हें क्या रहेगा, याद रहेगा कि 1/4 क्यों लिखा है, क्योंकि उसका हिस्सा था 1/4 और उसका हिस्सा कितना 3/4। तो चलो देखते हैं अंकिता का और येशा का कितना निकलने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे वो समझ लेते हैं। तो डिफरेंस निकालने का जो तरीका है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, टोटल करना होगा। टोटल कैसे करना है, टोटल कैसे करना है कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं उसको यहाँ पे जोड़ लो। तो सबसे पहले है 64,000, ठीक है, फिर 7,500, फिर 11,200, तो कितना आ रहा है ये 82,700। कितना आ रहा है 82,700, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 82,700। दूसरे का 32,000, 15,000, 5,600, कितना आ रहा है 52,600, ठीक है। और इधर का टोटल कितना आ रहा है 3,200, और इधर का टोटल कितना आ रहा है 1,600। तो साफ साफ दिख रहा है डिफरेंस इसी साइड आएगा, तो यहाँ पे ही हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 82,700 में से 3,200 रुपए माइनस कर दोगे तो ये आएगा 79500। कितना आएगा 79500, और 52,600 में से 1,600 माइनस करोगे, इसका डिफरेंस कितना आएगा 51,000, यानी 51,000। क्लियर है? और नाम इसका क्या लिखना है, शेष आगे ले गए, ठीक है। इन दोनों का कितना आ गया डिफरेंस 79500, यानी 79,500, और इसका कितना आ गया 51,000। अब यहां पर ध्यान से समझो, अब थोड़ा नीचे चलते हैं। सवाल में यही बोला था कि जो अर्पिता है अपने प्रमाणसर पूंजी लाएगी, तो अर्पिता प्रमाणसर पूंजी किसका लाएगी, अंकिता और ईशा का। तो अंकिता का कितना आया है 79500, ठीक है, कितना आया 79500, और इसका कितना है 51,000। ये इनका प्रमाणसर पूंजी है, किसका, अंकिता और ईशा का। तो इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 79500 51,000, तो ये हो गया 1,30,500। कितना हो गया 1,30,500, ये आ गया है अंकिता और ईशा का। अब थोड़ा ध्यान से समझना, 3/4 के अनुसार इनकी पूंजी कितनी है 1,30,500 रुपए। कैसे पता चला, ये टोटल मैंने किया है। 3/4 के अनुसार इनकी पूंजी 1,30,500, तो 1/4 के अनुसार कितना, जो मैंने पहले इक्वेशन मार्क करके रखा हुआ था। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ यानी ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? इसका गुणा कैसे करोगे, 1,30,500 गुणे 1/4 जो मैंने किया, और उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 3/4। थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा, 3/4। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो जैसा मैंने समझाया था कि जो डिवाइड वाला होता है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे के डिवाइड में होगा ऊपर जाएगा। 1,30,500 इसके बटे में 1/4 हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, और ये जो 4 होगा ये ऊपर चला जाएगा। यानी कैसे हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये गुणे में 4 हो गया, और डिवाइड में तो 3 रहने वाला ही है, ठीक है। 1/4 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा, तो ये 4 और 4 कैंसल। तो 1,30,500 भागे 3 करोगे तो ये आ जाएगा 43,500 रुपए। कितना आ जाएगा 43,500 रुपए। यानी कि जो अर्पिता साझेदार है वो कितना लेकर आएगी 43,500 रुपए पूंजी के तौर पे लाएगी। कितना लाएगी 43,500 रुपए। क्लियर है इतना? अब पूंजी लाने का रोजनाम क्या, रोकड़ उधार और पूंजी जमा, क्योंकि सवाल में लिखा था रोकड़ में लेकर आएगी, ठीक है। पढ़ लेते एक बार कंफर्म हो जाएगा। अपने भाग की पूंजी लाएगी लिखा नहीं है तो रोकड़ में ही लाएगी, और कैसे लाएगी, ठीक है। रोकड़ या चेक लाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी रोकड़ के उधार में, रोकड़ के उधार में कितनी एंट्री हो जाएगी 43,500 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे 43,500 रुपए। कितना लिखेंगे 43,500 रुपए, और यहाँ पे नाम लिखेंगे अर्पिता की पूंजी खाते। क्या लिखेंगे, अर्पिता की पूंजी खाते। और कोई पूंजी के जमा में क्रॉस एंट्री हो जाएगी, पूंजी के जमा में यहाँ पे लिखेंगे 43,500, और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे रोकड़ खाते। अब डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 43,500 ही आ जाएगा, और ये पहले से शेष आगे लाए मैंने लिख दिया है, सॉरी ले गए। अब तुम्हें करना है क्या, जो मैंने कहा था कि भाई जो ज्यादा वाला हो वही लिख लिया करो। तो 82,700, 52,600 और 43,500, फटाफट यही वापस कॉपी कर लो। 1,82700, 52600 और 43500। अभी जो नीचे वाला लिखा है इसको क्या करोगे, मिटा देना है, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा पूंजी खाता बंद। अब उसके बाद रोकड़ खाता का डिफरेंस निकालते हैं। तो रोकड़ खाता का डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेम वही टोटल कर लो, इधर 0 है तो पूरा डिफरेंस इधर ही आ जाएगा। तो 26,400, 22,500 और 43,500, तो ये कितना आ जाएगा 92,400 रुपए। कितना डिफरेंस आएगा आपका 92,92400। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए।
क्लियर है इतना? अब हमें क्या करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। तो पूंजी का शेष हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखते हैं, और रोकड़ का शेष हम संपत्ति में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रोकड़, और इसका शेष कितना है, 92,400 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं पूंजी और तीनों का नाम, ठीक है। तीनों का नाम क्या है, अंकिता, येशा, अर्पिता। तीनों का पूंजी कितना दिया है, तो अगर हम अंकिता की बात करते हैं तो अंकिता का है 79500, इसका है 51,000 और इसका है 43,500। अब इसका टोटल करने जाओगे तो हो जाएगा 1,74,000, और इसका 92,400 यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया। तो अब हमें करना क्या है, बस इसका टोटल करना है। तो टोटल करते हैं, तो टोटल करेंगे तो 1,74,000 प्लस 60,000 प्लस 8,000, तो ये आ जाएगा आपका 2,42,000, 2,42,000 कितना जाएगा, 2,42,000। और इस साइड का कितना करेंगे, 57,600 प्लस 36,000 प्लस 40,000 प्लस 13,600, 92,400 और 2,400, तो ये भी आ गया आपका 2,42,000। कितना आ गया, 2,42,000। और इस तरह से हमारा आर्थिक चिट्ठा भी क्या हो गया, मैच हो गया। और इस तरह से हमने आज एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी समझ में आ गया, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट रहता है तो बता देना। इसमें जो खास था सीखने जैसा, देखो बाकी की सारी चीजें पुरानी ही थी, और इसमें खास क्या था, 2 ही पॉइंट नए थे। और वो 2 पॉइंट में नया में क्या था, एक तो हमारा ये वाला और एक तो हमारा ये वाला, तो इन दोनों पे खास फोकस रखना है। बाकी जितनी चीजें हैं वो पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीज समझ में आ गई। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है, इनकेस मन में कोई शंका रह जाती है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना। और कोई भी दिक्कत हो तो बिंदास शेयर कर सकते हो मेरे साथ। अगर यहाँ पे नहीं बात करना है तो टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, उसमें मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो तुम, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।